नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 प्रक्रिया दस्तावेज सत्यापन विज्ञप्ति जारी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के लिए जारी की गई है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें इसमें बता दी गई हैं आपको कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके मान्य किए जाएंगे और डॉक्यूमेंट्स में कितनी गलती होने पर आपकी वहाँ पर एक्सेप्ट होगी। इसके साथ साथ आयु सीमा को लेकर, अतिथि शिक्षक को लेकर तमाम जानकारी यहाँ पर जारी कर दी गई है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर क्लियर हो सके। तो चलिए एक एक करके हम बात करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा ये आदेश जारी किया गया है। अगर हम इस आदेश का विषय देखें, उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेज के सत्यापन बाबत। उपरोक्त विषयांतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं प्राथमिक शिक्षक नियोजन प्रक्रिया प्रचलित है। इसके अंतर्गत दस्तावेज सत्यापन हेतु चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन जिला एवं संभाग स्तर पर किया जाना है। नियोजन अंतर्गत प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की काउंसलिंग हेतु निर्देशिका एवं नियोजन की प्रक्रिया जारी की गई है, जो trcmponline.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध है। तो आप सबने वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की जो विज्ञप्ति है वो TRCMP ऑनलाइन पोर्टल पर देख ली होगी। आपसे अपेक्षा है कि सत्यापन कार्य के पूर्व आप स्वयं ही एवं सत्यापन कार्य में संलग्न सभी अधिकारी एवं कर्मचारी उक्त निर्देशिका नियोजन की प्रक्रिया तथा अन्य सुसंगत नियम, अधिनियम एवं निर्देशों का अध्यापन कर लेवें। सत्यापन के संबंध में निम्नानुसार निर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जावे। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने वाले अधिकारियों के लिए साफ निर्देश हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको मान्य करनी है। तो यहाँ पर आपकी सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर न्यूनतम आयु एवं अधिकतम आयु के संबंध में। आयु सीमा के लिए दिनांक 1/1/2022 गणना तिथि होगी, अर्थात दिनांक 1/1/2001 के बाद जिनका भी जन्म हुआ है उनको यहाँ पर अपात्र माना जाएगा। ये चीज़ इसमें क्लियर कर दी है। जैसा कि आपने विज्ञप्ति में देखा, वहाँ पर भी 1/1/2022 आपकी गणना की आयु दी गई है कि 1/1/2022 तक ही गणना की जाएगी। लेकिन अगर हम बात करें वर्ग 3 की, तो वर्ग 3 में आयु सीमा को लेकर केस कर दिया गया है। तो इस पर डिसीजन आने के बाद ही सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। लेकिन अगर हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो इन्होंने 1/1/2022 तक आयु की गणना करने की बात यहाँ पर कही है। और ये आप तमाम आयु देख सकते हैं कि कितनी आयु यहाँ पर मान्य की जाएगी। ये कैटेगरी वाइज सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। आगे यहाँ पर अगर आप देखें, आयु सीमा के संबंध में कक्षा 10वीं अथवा कक्षा 12वीं की अंक सूची अथवा प्रमाण पत्र जिसमें उसकी जन्म तिथि सुस्पष्ट रूप से अंकित हो, वही यहाँ पर स्वीकार किए जाएंगे। विशेष परिस्थितियों में ही अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया जाएगा। तो 10वीं 12वीं की मार्कशीट आपकी होनी चाहिए यहाँ पर जन्म तिथि प्रमाण पत्र के लिए। तो यहाँ पर शैक्षणिक एवं व्यावसायिक अर्हताओं के बारे में जानकारी दी गई है। आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मान्य होंगी, क्या नहीं होगी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ दिया गया है, स्नातक परीक्षा जिस विषय में उत्तीर्ण की गई है उस विषय की अंक सूची माध्यमिक शिक्षक के नियोजन हेतु मान्य होगी। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत हिंदी एवं अंग्रेजी उत्तीर्ण अभ्यर्थी माध्यमिक शिक्षक हिंदी एवं अंग्रेजी विषय के पद हेतु नियोजन के लिए मान्य नहीं होंगे। तो फाउंडेशन कोर्स वालों के लिए जानकारी इन्होंने क्लियर कर दी है। तो जिनको भी इस संबंध में डाउट है वो यहाँ से देख सकते हैं। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह स्पष्ट किया जाता है कि उच्च माध्यमिक शिक्षक एवं माध्यमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत विज्ञापन तिथि 29/9/2022 तक अर्जित शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं ही मान्य होंगी। प्राथमिक शिक्षक नियोजन अंतर्गत दिनांक 9/12/2022 तक अर्जित शैक्षणिक योग्यता ही यहाँ पर मान्य होंगी। तो वर्ग 1, वर्ग 2 वालों के लिए यहाँ पर 29/9/2022 तक क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए और वर्ग 3 वालों के लिए 9/12/2022 तक। अगर इसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होगी तो वो चीज़ यहाँ पर मान्य नहीं की जाएंगी। तो आगे यहाँ पर फर्जी डिग्री वगैरह के संबंध में जानकारी दी गई है, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग फर्जी डिग्रियां भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो उसके संबंध में कुछ जानकारी है कि आप इन चीज़ों को चेक कर सकते हैं। कि आरक्षण के संबंध में हम बात करें, आरक्षण के संबंध में मध्य प्रदेश शासन द्वारा इस कार्य हेतु अभिभेद समक्ष प्राधिकारियों के प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। प्रावधिक तथा अन्य संस्था पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे। समक्ष पदाधिकारियों का विवरण निम्नानुसार है। जाति प्रमाण पत्र के बारे में अगर हम बात करें, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का अनुविभागीय अधिकारी द्वारा मान्य होना चाहिए। अगला है अनारक्षित वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र तहसीलदार अनिम्न श्रेणी के राजस्व अधिकारी द्वारा नवीनतम प्रमाण पत्र ही यहाँ पर मान्य किया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस का आपका लेटेस्ट ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो यहाँ पर मान्य किया जाएगा।
मध्य प्रदेश के स्थानीय या मूल निवासी प्रमाण पत्र हैं वो भी आपके तहसीलदार, नायब तहसीलदार की श्रेणी के राजस्व अधिकारी द्वारा यहाँ पर वैलिड होना चाहिए। अगला अगर हम बात करें अतिथि शिक्षक के संबंध में, अतिथि शिक्षकों के संबंध अनुभव प्रमाण पत्र निम्नानुसार मान्य किए जाएंगे। तो यहाँ पर कौन कौन से मान्य किए जाएंगे? स्कूल शिक्षा विभाग में जो अतिथि शिक्षक हैं, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र का GSMF पोर्टल पर देखा जा सकता है। अगला है आदिम जाति कल्याण विभाग, जिला संयोजक सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा अपने हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया प्रमाण पत्र। तो आदिम जाति कल्याण विभाग का जो अतिथि शिक्षक प्रमाण पत्र है ये ऑफलाइन वाला भी यहाँ पर मान्य किया जाएगा। इसके संबंध में पहले भी विभाग आदेश जारी कर चुका है। अगले पॉइंट में नोट लिखा हुआ है, अभ्यर्थियों को अभिलेखों के सत्यापन हेतु उसी जिले के चयन के निर्देश हैं जहां से उसके द्वारा अतिथि शिक्षक के अनुभव का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया हो। एक से अधिक जिले की स्थिति में अभ्यर्थी उन्हीं में से एक जिले का चयन कर सकता है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि अतिथि शिक्षकों के अध्यापन संबंधी प्रमाण पत्रों में किसी भी प्रकार की चूक की संभावना ना हो। और इसके साथ साथ और यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। आप प्रमाण पत्रों के संबंध में जानकारी पढ़ सकते हैं। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर हम थोड़ा सा और नीचे करें, अगला पॉइंट आप यहाँ पर देख सकते हैं, अतिथि शिक्षक के संबंध में दिया गया है कि आपके 3 शैक्षणिक सत्र या 200 दिन का कार्य कैसा होना चाहिए, कब ये मान्य किया जाएगा और उसकी कंडीशन क्या रहेगी। अगर आपने मुख्यालय से अलग जगह से कोई उपाधि धारण की है तो उस संबंध में उस समय को काउंट नहीं किया जाएगा जिस समय में आपने उपाधि धारण की है। उसके अलावा अगर आपका 200 दिन या 3 शैक्षणिक सत्र होते हैं तो आपको मान्य किया जाएगा। और ये तमाम जानकारी इसमें दी गई है। डुअल डिग्री के संबंध में यहाँ पर दिया गया है, आप देख सकते हैं। दस्तावेज के बारे में अगर हम बात करें, प्रवर्गवार अभ्यर्थियों से जिन दस्तावेजों की अपेक्षा रहेगी उसकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न की जा रही है। आपसे अपेक्षित है कि आप इन्हीं दस्तावेजों की सूक्ष्मता से जांच करेंगे। यहां पर अगर आप देखें, अभ्यर्थियों से यह अपेक्षित है कि वे अपने आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां भी 3 सेट में आपको प्रस्तुत करेंगे। मूल दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर अपलोड किए गए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है। तो आपको यहाँ पर वही डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं जो आपने ऑनलाइन अपलोड किए थे। कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपलोड कोई और सा किया था और आप लेकर कोई और सा पहुंच गए, तो वो चीज़ें वहाँ पर मान्य नहीं की जाएंगी। आगे और यहाँ पर तमाम जानकारी दी गई है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखें, यहाँ पर सत्यापन के दौरान केवल सारभूत कारणों से किसी दस्तावेज को अमान्य किया जा सकेगा। सामान्य त्रुटि, बर्तनी या अक्षर विन्यास के आधार पर किसी भी दस्तावेज को अमान्य ना किया जाए। तो इन्होंने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि अगर छोटी मोटी गलती है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है या फिर स्पेस वगैरह है, तो उसको यहाँ पर मान्य किया जाएगा, उसको यहाँ पर अमान्य ना किया जाए। आगे देखें, विवाह के कारण होने वाले उपनाम में होने वाले परिवर्तन के आधार पर किसी दस्तावेज को अस्वीकार नहीं किया जा सकेगा। यानी कि अगर आपकी शादी हुई है और आपका सरनेम बदल गया है तो उस आधार पर भी यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका अमान्य नहीं किया जाएगा। इस चीज़ को लेकर आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, क्योंकि इसके संबंध में हम लोग ने भी पहले आपको बहुत बार जानकारी दी है कि अगर आपको डर लगता है, आपको कोई दिक्कत है, तो आप छोटा सा एफिडेविट बनवा सकते हैं। और यहाँ पर ये निर्देश इनने क्लियर दे दी है कि ये चीज़ें अमान्य नहीं की जाएंगी आपकी, फिर भी आप अपनी सेफ्टी के लिए एक एफिडेविट बनवा सकते हैं, जिसके चलते वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आगे अगर आप देखें, इसी प्रकार परंपरा के अनुसार पिता अथवा पूर्वजों के नाम उपनाम को आधार बनाकर दस्तावेजों को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी प्रकार के विरोधाभासी स्थिति में वरिष्ठ कार्यालय से आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फादर की सरनेम कुछ और होता है, आपका सरनेम कुछ और है, तो उस आधार पर भी यहाँ डॉक्यूमेंट्स अमान्य नहीं किए जाएंगे, वो भी आपके माने जाएंगे। और यहाँ तमाम जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देखें, दस्तावेज सत्यापन के उपरांत संबंधित सत्यापन अधिकारी अभ्यर्थी की नस्ती में एक्सेप्ट रिजेक्ट लिखेंगे। जिन अभ्यर्थियों की नस्ती में रिजेक्ट लिखेंगे उन पर रिजेक्शन के लिए निर्धारित कारण भी लिखकर सत्यापन अधिकारी को हस्ताक्षर करने होंगे। अगला पॉइंट देखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दस्तावेज सत्यापन हेतु अभ्यर्थी स्वयं ही उपस्थित होंगे। अतः इस संबंध में अभ्यर्थी से आईडी संबंधी अभिलेख प्राप्त किए जाएं। यानी कि आपको अपना आधार कार्ड वगैरह वहां पर लेकर जाना है, वो भी यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दी है, क्योंकि आपको वो वेरीफाई करेंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने आप ही आए हैं कि आपकी जगह कोई और वहाँ पर पहुँच गया है। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है, जो कि दस्तावेज के संबंध में जारी की गई हैं। और आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो ये थी डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन के संबंध में इंपॉर्टेंट जानकारी। तो ये सारी क्लियर निर्देश यहाँ पर अधिकारियों के लिए दिए गए हैं कि आपको क्या क्या चीज़ें मान्य करनी है और उनकी कंडीशन क्या होनी चाहिए।
तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।